जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब में अवेलेबल कराए जा रहे हैं जो आपको एक अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे बढ़ने के पहले हम लोग बात करेंगे कि जो कोर्स वर्क, जो आपका क्रैश कोर्स है, जो आपको लॉन्च किए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टडी कैपिटल के द्वारा, आप उस पर जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो टेस्ट है, आपको वीकली टेस्ट होंगे, सेक्शन वाइज वो होंगे, उनका सॉल्यूशन होगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के को लेके आया हूँ। आप लोग और भी सब्जेक्ट्स से अगर कनेक्टेड है तो आप उस पर भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से हम लोग इस वीडियो के थ्रू हर सैटरडे को आपको एक वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, जहां पे आपको जो टेस्ट जो क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर सेक्शन रिलेटेड, वो जियोमॉर्फोलॉजी हो सकता है, ओशनोग्राफी हो सकता है, तो हम सिक्वेंसली उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहला आपका टेस्ट है जिसमें आपको लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या ऑप्शंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस, और ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और क्वेश्चंस करने का जो एक प्रोसेस है वो समझ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द अर्थ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेप्थ। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटीज हैं उनको आपको अरेंज करना है डेप्थ के अकॉर्डिंग। अगर हिंदी में बात करें तो पृथ्वी के निम्नलिखित भूकंपीय विच्छेदन को उनकी गहराई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सबको पता है कि 5 डिसकंटिन्यूटी है, जैसे कि आप लोग को पढ़ाया गया है। 5 डिसकंटिन्यूटी है, कोनरेड डिसकंटिन्यूटी है, मोहरोविक है, आपकी रेप्टी है, विचर्ड गुटेनबर्ग है, और लास्ट में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। तो हम यहाँ फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर, ये क्लास में भी बताया गया है फिगर। तो सबसे पहले आपकी डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी है, जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच पे जो ऊपरी भूपृष्ठ है या परपट्टी है, और जो आपकी लोअर क्रस्ट है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी है। देन आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है, और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी डिसकंटिन्यूटी है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में विचर्ड गुटेनबर्ग है, कहीं कहीं पे सिर्फ गुटेनबर्ग भी मिल सकता है। आउटर कोर और इनर कोर, यानी कोर को जो सेपरेट कर रही है वो आपकी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है, जो आपको यही क्वेश्चन था और इसी को आप क्या है ऑप्शंस में अरेंज करना है। तो एक बार देखेंगे हम लोग। यहां पे आप देखेंगे, अगर तो सबसे पहले आपकी अगर हम अरेंज करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है। अगर फर्स्ट नंबर पे डेप्थ पे देखें तो कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड में आपकी मोहरोविक है, ठीक, फिर आपकी थर्ड नंबर पे रैपिटी, और फोर्थ नंबर में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आती है। यानी कि जो आपका बी है वो सबसे, आप यहाँ थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं बी, फिर उसके बाद डी, फिर सी और ए, मतलब ए सी डी बी, ये आप डेप्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, जहाँ पे यही आपका आंसर था। हिंदी में भी देखेंगे सेम नाम है, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, सेम चीजें हैं। आपको इससे क्लियर होता है तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग among glacial deposition feature मिसफिट अमंग ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर। इसमें क्या है, आपको जो डिपोजिशनल फीचर नहीं है उसकी बात करनी है, जो ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर के लिस्ट में नहीं आता है। ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा हिम निक्षेपण गुणों में अनुपयुक्त है, ठीक है, जो इसमें फिट नहीं बैठता है, ऑड कह सकते हैं इसमें आप। तो आपको पता है एस्कर, केम और ड्रमलिन। एस्कर, केम और ड्रमलिन जो है आपके तीनों ही, ये क्या है, ये आपके डिपोजिशनल फीचर है। जबकि जो ऑप्शन थर्ड है सर्क, जो है ये आपका इरोजनल फीचर है। तो आपका जो
एस्कर है, केम है, ड्रमलिन है, वो निक्षेपण के कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जबकि जो सर्क है वो आपका अपरदन के कारण उसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी है वो ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दी गई है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या है, और ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल की बात करें तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी एस्कर, केम, केटल, हमॉक्स, आउटवॉश प्लेन, ये सारे ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल यानी निक्षेपण के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंट केमिकल वेदरिंग। इनमें से जो चार ऑप्शंस में पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन सी केमिकल वेदरिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो आपका रासायनिक अपक्षय है वो क्या है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रासायनिक अपक्षय का है। तो आप देखेंगे सबसे पहला है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्राडिक्शन। तो थर्मल एक्सपेंशन की अगर बात करें, जो तापीय संकुचन है या तापीय प्रसारण है, तो वो किसके विस्तार है जो आपका, वो किसके कारण है, वो आपका फिजिकल वेदरिंग में आता है, भौतिक अपक्षय में आता है या यांत्रिक अपक्षय में आता है। दूसरा भी फ्रॉस्ट एक्शन एंड क्रिस्टल ग्रोथ, जो फ्रॉस्ट है, जो तुषार के द्वारा आपका अपर्दन होता है या अपक्षय होता है, वो भी आपका फिजिकल वेदरिंग भौतिक अपक्षय की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। फिर मास एक्सफोलिएशन है यानी वृहद अपदलन, तो आपको पता है जो ऑनियन वेदरिंग होती है, जो एक्सफोलिएशन होता है विंड और थर्मल के कारण, वो भी आपका फिजिकल वेदरिंग में है। जबकि हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, जल योग और जलीय संलयन, ये आपका क्या है, ये केमिकल वेदरिंग में आता है। ये क्वेश्चन आपको सविंदर सिंह के एक टेबल से, ट्री चार्ट से देखने को मिलेगा, जिसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर है लास्ट, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये देख सकते हैं, ये आपको टेबल दी गई थी, पीपीटी में पढ़ाया होगा मैंने क्लास में, कंटेंट में। तो आप देख सकते हैं फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर है आपका, ठीक है, आपका फ्रॉस्ट है, या ये एक्सफोलिएशन है, ऑनियन वेदरिंग है टेम्परेचर और विंड के कारण, ठीक है। जबकि जो केमिकल वेदरिंग है इसमें आपका हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस आता है, जलयोग और जो आपका हाइड्रोलिसिस है, ये दोनों केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपको टेबल, ये डिवीजन जो है ये सविंदर सिंह की बुक से ही लिया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु हैज पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। जो आपका वर्तमान अतीत की कुंजी है की अवधारणा को किसने अभिग्रहित किया है, ये इसके इस लाइन को किसने कहा है, अगर मैं आम भाषा में कहूं, सो हु propounded द डायटम दैट इज प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। तो आप सबको पता है जेम्स हटन ने आपको यूनिफॉर्मिटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया जेम्स हटन ने, ये उसी में ये लाइन कही गई है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, वर्तमान अतीत की कुंजी है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें सारी लिखी हैं। तो आपके जो स्कॉटिश ज्योग्राफर हैं या साइंटिस्ट आप कह लीजिए, जेम्स हटन, जिन्होंने 1785 में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री दिया था। लेटर ऑन इसी कॉन्सेप्ट को यूनिफॉर्मिटरिज्म का कॉन्सेप्ट कहा गया है, एक रूपता सिद्धांत कहा गया है। तो इन्होंने, इनके दो डाइटम है, दैट प्रेजेंट इज की टू द पास्ट एंड नो वेस्टीज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। तो ये जेम्स हटन ने ही 1785 में कहा, और हम किसी शुरुआत का कोई उलटफेर नहीं करते हैं, ना ही अंत का कोई परिप्रेक्ष्य करते हैं। तो ये आपका इस लाइन के लिए आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जेम्स हटन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चंस हम गलत नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देन द सॉलिफ्लक्शन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस। तो जो सॉलिफ्लक्शन है आपका, हिंदी में भी इन्होंने सॉलिफ्लक्शन ही लिखा है, आपको मृदा सर्पण नहीं लिखा है, ठीक। तो सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, सॉलिफ्लक्शन आप लोग को बताया गया था। अब ये पूछा है कि ये फिजिकल प्रोसेस, इनमें से कौन से ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या ये फिजिकल वेदरिंग है, भौतिक अपक्षय है, क्या ये रासायनिक अपक्षय है, क्या भौतिक और रासायनिक दोनों मौसम, मतलब दोनों
इंक्लूडेड है या मास वेस्टिंग है आपका, ये मास वेस्टिंग है, ये पूछ रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट टेबल से हम देखेंगे, पिक करेंगे। तो जो आपका सॉलिफ्लक्शन है ये मास वेस्टिंग में है। हम लोग इसमें भी सविंदर सिंह की एक बुक, सविंदर सिंह की बुक से ही एक टेबल पिक की गई है। आप देख सकते हैं ये मास ट्रांसलोकेशन, सामूहिक स्थानांतरण का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मास वेस्टिंग की बात करें तो इसमें आपने पढ़ा है वेरी रैपिड मूवमेंट, स्लो फ्लोवेज और वगैरह वगैरह। इसी पे आपको जो मंद सरपण या स्थानांतरण है, स्लो फ्लोवेज ऑफ स्लाइड है, इसी में आपको सॉलिफ्लक्शन देखने को, भूमि सरपण देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जो आपको करना था। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, रिफ्ट वैलीज फॉल अंडर विच ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। जो आपकी भ्रंश घाटियां होती हैं, जो भ्रंश घाटियां उच्चावच हैं या रिलीफ हैं, ये किस क्रम के अंतर्गत अंतर्निर्मित हैं, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं रिलीफ फीचर। कौन सा? रिफ्ट वैली भ्रंश घाटियां। तो आप सबको पता है 3 तरीके के ऑर्डर होते हैं रिलीफ फीचर्स के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट में हमने देखा था कि जो आपका कंटिनेंट है और ओशियन है, महासागर और महाद्वीप है, ये फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम क्रम के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर महाद्वीप और महासागर के मूवमेंट के कारण आपका कोई लैंडफॉर्म बन रहा है या कुछ बन रहा है, वो आपके सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर होते हैं, यानी कि द्वितीय क्रम के अंतर्गत रखते हैं। जो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण बनते हैं वो आपके तृतीय क्रम में आते हैं। तो जो आपकी रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, वो क्या है? वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है। क्यों? क्योंकि जो उसका फॉर्मेशन है वो आपके कंटिनेंटल मास के लोकेशन या डिसलोकेशन के कारण उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका सही आंसर है आपका सेकेंड ऑर्डर यानी ऑप्शन सी, द्वितीय क्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें भी हम देखेंगे जो हमने पढ़ा है क्लास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें आपका कंटिनेंट है, ओशियन बेसिन है। सेकेंड ऑर्डर की बात करें द्वितीय क्रम की, जिसको स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म भी कहा जाता है, ये आपके क्या है? ओवर अ कंटिनेंट में चीजें बनती हैं, जैसे आपके फॉल्ट, रिफ्ट वैली एटसेट्रा, माउंटेन, प्लेट्यू, लेक्स, सो एंड सो। तो ये है आपका थर्ड ऑर्डर में। अगर आप देखें तो ये डिस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म है। ये क्या है आपके? इस पे आपके क्या कहते हैं? इरोजनल एक्टिविटी, एक्सोजेनेटिक डेन्यूडेशनल होता है, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है और आपके तृतीय क्रम के उच्चावच का निर्माण होता है। यहां पे अगर देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है आपको, अगर थोड़ा भी दिमाग दौड़ाएंगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर द टू मेजर इग्नियस रॉक टाइप। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो प्रमुख अग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। हम लोगों ने रॉक्स पढ़ा है, चट्टानें पढ़ी हैं, जहां पे मुख्य रूप से हम चट्टानों को 3 भाग में, 3 प्रकार में उनका वर्गीकरण करते हैं। आपकी इग्नियस रॉक यानी अग्नि चट्टानें होती हैं, आपकी सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसाद चट्टानें होती हैं, और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो आपके जो ग्रेनाइट है और जो बसाल्ट है, आप लोग को पढ़ाया गया है कि ये इग्नियस रॉक है, अग्नि चट्टाने के 2 मुख्य उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है कि इनमें से किस किस ऑप्शन में ए नहीं दिया है या ए दिया है। तो आपको ऑप्शन डी में कोई ए का जिक्र नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें भी ए का जिक्र नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? ग्रेनाइट रॉक्स मेक अप अबाउट 95% ऑफ ऑल एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक, दूसरा जो ऑप्शन सी है वो क्या कह रहा है? दैट अबाउट 95% ऑफ ऑल इंट्रूसिव रॉक्स आर बेसाल्टिक। ठीक, यहां पे ध्यान से देखना है। आप सबको पता है जब हम इग्नियस रॉक पढ़ते हैं, अग्नि चट्टाने पढ़ते हैं, इसको हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। ठीक,
ठीक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, आप सबको पता है। इंट्रूसिव क्या है, जो जमीन के अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहे हैं, बिलो दी अर्थ सरफेस। एक्सट्रूसिव क्या है, जो अर्थ सरफेस पे आने के बाद सॉलिडिफिकेशन हो रहे हैं। तो आपको पता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करें तो इसमें आपका आता है ग्रेनाइट, जबकि एक्सट्रूसिव में आता है बसाल्ट। यहां पे चीजें उल्टी दी गई हैं, अपोजिट दिया गया है। ग्रेनाइट को एक्सट्रूसिव बताया है, जबकि ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और आपका सी ऑप्शन भी गलत लिखा है, इसने बसाल्ट को इंट्रूसिव रॉक बताया है, जबकि बसाल्ट आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सिर्फ ए ओनली करेक्ट। ठीक है, ए सही है। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है। ग्रेनाइट क्या है आपका, ग्रेनाइट आपका बाहर भेदी चट्टान नहीं है, ये अंतर्भेदी है, जबकि जो आपका बेसाल्ट है ये आपका बाहर भेदी है, अंतर्भेदी नहीं है, इसलिए केवल ए सही होगा। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन था जिसे हम समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये आपको टेबल बताई गई थी, यहां से ही क्वेश्चन आया है आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट को लेके। तो आप यहां पे साफ लिखा है जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव है और जो आपका ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान देंगे तो आपको इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फिजिकल आइडेंटिफाइंग फैक्टर इन ग्रेनाइट नीज। ग्रेनाइट नीज की बात करें, जब आपका जो ग्रेनाइट है जब उसमें मेटामॉर्फिज्म होता है, रूपांतरण होता है, तो आपको नीज फॉर्म होता है। तो ग्रेनाइट नीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या आपको आइडेंटिफाइंग फैक्टर है, उसकी भौतिक विशेषता की बात करें, क्या भौतिक पहचान है, तो आपको सबको पता होगा ये क्या है, बैंडिंग ऑफ क्रिस्टल। इसमें बैंडिंग होती है, आपको क्रिस्टल की बैंडिंग व स्तरीकरण होता है, लेयर देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन क्या है, सेकंड होगा, मतलब कि ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, rivers are always try to erode their valleys down to their base level of erosion so the valley floor become concave। तो आप सबको पता है रिवर्स कब तक, जो साइकिल ऑफ इरोजन है, अपर्दन चक्र है, उससे ये प्रश्न आया है। क्या है आपका कि जो रिवर्स हैं वो कब तक इरोड करती हैं, जब तक वो बेस लेवल पर नहीं पहुंचती हैं, और कॉनकेव क्या है, उनका स्लोप कॉनकेव नहीं हो जाता है। हिंदी में भी देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, जो असर्शन है, सॉरी, ये सही है। इसका रीजन क्या दे रहा है, देयर इज मैक्सिमम इरोजन इन द अपर एंड लोअर कोर्सेज ऑफ द रिवर वाइल देयर इज मिनिमम इरोजन इन द मिडल सेगमेंट। क्या कह रहा है कि जो आपका अपर कोर्स है वहां पे मैक्सिमम इरोजन होता है, और जो मिनिमम इरोजन होता है वो आपका कहां पे होता है, सॉरी, मैक्सिमम अपर और लोअर कोर्स में होता है, और मिनिमम आपका मिडल सेगमेंट में होता है। जबकि आपको पता होगा कि लोअर कोर्स में भी, लोअर कोर्स जो है रिवर का, उसमें इरोजन नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, न्यूनतम इरोजन, न्यूनतम अपर्दन होता है। इसलिए ये जो मैक्सिमम के साथ यहाँ पे लोअर कोर्स को भी ऐड कर दिया है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लोअर कोर्स में आपको पता है डिपोजिशन ज्यादा होता है, इरोजन बहुत ही कम हो जाता है। जब ओल्ड स्टेज में रिवर आती है, जो लोअर कोर्स होता है, वहां पे अपर्दन की प्रक्रिया बहुत ही कम होती है, निक्षेपण होता है। क्यों, क्योंकि उस समय जल में वेग बहुत कम होता है, उसकी जो कैपेसिटी है, एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। इसलिए आपका रीजन गलत है, सिर्फ क्या है, ऑप्शन सी सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, सेम चीज यहां पे हिंदी में दी गई है, नदियां हमेशा अपनी घाटियों को अपर्दन के आधार स्तर तक यानी बेस लेवल तक नीचे लाने का प्रयास करती हैं, और घाटी का तल अवतल हो जाता है यानी कॉनकेव। तो ये बिल्कुल सही है, आप सबको पता है, अवतल, कॉन्वेक्स, फिर आपका फ्री फेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, नदियां हमेशा अपनी घाटियों को अपर्दन के आधार स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करती हैं, जो कि आप लोग को पता है कि जब ओल्ड स्टेज में होती हैं जो भी नदियां, वो क्या है, अपने बेस लेवल तक आती हैं और कॉनकेव स्लोप को क्रिएट करती हैं, अवतल हो जाता है। जबकि जो कारण दिया है वो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया वो गलत है। क्यों, क्योंकि आपको पता है
ऊपरी भाग में बात करें या नदी के ऊपरी मार्ग पे बात करें तो वहां पे अधिकतम अपरदन की प्रक्रिया होती है, जबकि निचले भाग में क्या है, आपको निक्षेपण ज्यादा होता है, अपरदन नहीं होता है। इसलिए ये यहाँ पे चीजें गलत, यहाँ पे यही चीज गलत है और जो आपको फाइंड करना था। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट फुजियामा ऑफ जापान इज अ वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ विच टाइप। तो जो माउंट फुजियामा है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये आपका क्या है, स्ट्रेटो कोन है, स्ट्रेटो कोन जिसको आप कंपोजिट कोन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटोकोन क्या है या कंपोजिट कोन्स क्या होती हैं, मिश्रित शंकु जिनको कहते हैं। और ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, माउंट शेस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट मेयो ऑफ फिलिप्स, माउंट फिजियामा ऑफ जापान, माउंट कटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर। ये सारे क्या है, कंपोजिट कोन्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है शेल इज अ, शेल क्या है? शेल एक आपको चट्टान है जैसे कि आप जानते हैं। तो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है, पहले हमें यही फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये आपकी जो शेल है ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है यानी कि अवसादी चट्टान है, और ये कमजोर वीक सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, और आपका सेडिमेंट्री रॉक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो शेल है वो आपकी मैकेनिकली यानी भौतिक रूप से उसका निर्माण हुआ है। द फेनोमिना ऑफ विंड गैप इज एसोसिएटेड विद पवन विदर, या गैप की परिघटना किससे संबंधित है? तो जो आपका विंड गैप है वो किससे संबंधित है? वो आपका हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर, जब आपकी रिवर कैप्चरिंग होती है उससे ये संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड गैप दी गई है और रिवर कैप्चरिंग क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सैन एंड्रियन फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सैन एंड्रियल भ्रंश किसका उदाहरण है? तो ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, यानी कि हिंदी में भी ट्रांसफॉर्म भ्रंश लिखा है। तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को साथ साथ लेके चलना होगा, क्योंकि कभी कभी वो हिंदी के शब्दावली जो है वो नहीं आपको प्रोवाइड कराएंगे। या आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव शेयर प्लेट मार्जिन, समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमा जो है वो चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई थी। सैन एंड्रियन फॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के थ्रू भी, और जो लोकेशन है वो आपको पता चल जाए। ठीक। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू क्रस्ट ऑफ अ वेव। तो जो आपका ट्रस्ट है, ट्रफ है और क्रस्ट है, उसके बीच में हम डिस्टेंस किस चीज से मेजर करते हैं या उसको क्या कहते हैं अगर कहा जाए, तो गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका वेव हाइट यानी तरंग ऊंचाई कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी क्रस्ट एंड द ट्रफ। तो जो आपका क्रस्ट और ट्रफ के बीच में लंबवत दूरी होती है उसी को हम वेव हाइट कहते हैं। फिर यार्डंग्स आर द क्रिएशन ऑफ इरोजन बाई। जो यार्डंग्स हैं ये किससे फॉर्म होते हैं? तो आप सबको पता है जो यार्डंग्स हैं ये आपको विंड के कारण जो इरोजनल एक्टिविटी है जो वायु के द्वारा निर्मित है वो उसके कारण आपको क्या है यार्डंग्स बनते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका एओलियन यानी ऑप्शन 2 वतोड़। ठीक, या आप देख सकते हैं यार्डंग्स, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इससे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेटरल प्रेनेशन थ्योरी किसने दी है ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन। जो पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन है ये आपको किसने किया है? ये आपको जीके गिलबर्ट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि जो कोसी है, अगर हम देखें तो आपको एंटीसीडेंट रिवर बताई गई थी, तो सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, घग्गर है, कोसी है, गंडक है, ये सारी आपकी सतलज रिवर में थी। तो आपको जो कोसी है वो कंसिक्वेंट अनुवर्ती नहीं, वो भी एक पूर्ववर्तीय नदी का ही उदाहरण है। तो सही ऑप्शन जो है वो है कोसी
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोसी है वो कंसिक्वेंट रिवर नहीं है, वो आपकी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीसीडेंट की पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है। और ये सारी नदियां हैं एंटीसीडेंट में जो तीनों रेंजेस को ऊपर हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को कट करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी हाई रिस्क एरिया ऑफ अर्थक्वेक, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र कौन है इसमें से, तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट है, वो बहुत वेरी रिस्की जोन है अर्थक्वेक को लेके, तो ऑप्शन ए जो है वो होगा। अब किसमें ऑप्शन ए नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन 2 और 3, तो ये आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर बचता है नॉर्थ बिहार और आपका हरियाणा, तो जो आप का नॉर्थ बिहार है वो भी हाई रिस्क जोन में है, जो आप मैप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ बिहार पे ये देख सकते हैं, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है जो हाई रिस्क जोन में आता है। फिर मैच दी फॉलोइंग है, इक्विलिब्रियम थ्योरी, डायनेमिकल थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो आपको पता है जो आपकी साम्य सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम थ्योरी है, ये किसकी है, ये आपके न्यूटन की है। डायनेमिकल थ्योरी गतिकीय सिद्धांत जो है ये आपकी लैपलास की है। जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ये वेहवेल की है। और जो आपकी लास्ट दिया है स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये आपकी हैरिस की है। यानी कि अगर आप मैच करेंगे तो 1 2 3 4 बिल्कुल सिक्वेंसली दिया है, तो ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपका क्या है, सबसे पहले लैंडफॉर्म्स दिया है और उनके एजेंट्स दिए हैं, कारक दिए हैं। तो आपका मोनैडनॉक है, ब्लाइंड वैली है, ड्रमलिन है, जियोजन है। मोनैडनॉक आप लोग को पता होगा, या कोई भी एक ऑप्शन अगर आप पिक करते हैं इसमें से, लेट से आपने जियोजन को पिक किया, तो जियोजन क्या है आपका, ये विंड के द्वारा निर्मित है, आपके वायु के द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन डी के लिए क्या, सॉरी डी के लिए क्या है आपका, फर्स्ट लिस्ट सेकंड से फर्स्ट सही होगा। तो अब आपको देखना है किसमें किसमें फर्स्ट दिया है, डी पे, तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ पे डी पे फर्स्ट दिया है, जो आप देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका ब्लाइंड वैली है, वो किस पे है, वो आपको ग्राउंड वाटर कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो बी का आपका 4 होगा, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही होगा, बी का 4, ए का 3rd। मोनैडनॉक है वो रिवर द्वारा नदियों के द्वारा निर्मित है। ब्लाइंड वैली जो है अंधी घाटी है, वो ग्राउंड वाटर है। ड्रम्बलिन जो है वो आपका ग्लेशियर हिमनद द्वारा है। जियोजन आपका विंड के द्वारा निर्मित है। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं पर वीक, और फिर उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जिन लोग को भी चीज़ें समझ में आई हो वो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अब टेस्ट है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, जिससे आपका जो रिजल्ट है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीक, and thank you for today.